दिस इज 92.7 बिग एफएम और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर मैं हाजिर हूं अन्नू कपूर। दोस्तों, आज भी इस सफर में कुछ नई कहानियां और नए गीत आपके लिए लेकर आया हूं। आज की कहानियों के बारे में मुख्तसर सी बात। आज मैं आपको बताऊंगा जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लड़कों ने वहीदा रहमान को छेड़ दिया। धर्मेंद्र साथ थे, फिर क्या हुआ बताऊंगा पहली कहानी में। दूसरे किस्से में बताऊंगा कि कैसे रूपा सिंह नाम की एक लड़की बन गई रीना रॉय। फिर तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा मैकमोहन को। और अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न। आज मुझसे पूछा गया है कि क्या अशोक कुमार की फिल्म परिणीता के संगीतकार अरुण कुमार ही अभिनेता गोविंदा के पिता हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा आज ही इस सफर में। हाँ, इतना बताना चाहता हूं, मैं हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को प्रेरित करता हूं देशभक्ति के गीत गाने के लिए। विमल पान मसाला के 25 साल पूरा होने पर मैं अन्नू कपूर आपको सुना रहा हूं 25 बेहतरीन कलाकारों की कहानियां। ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात है 1978 की। डायरेक्टर रघुनाथ झालानी की फिल्म मन की आंखें की शूटिंग चल रही थी कश्मीर में। एक दिन पास के एक कॉलेज के कुछ लड़के शूटिंग देखने पहुंच गए। धर्मेंद्र और वहीदा रहमान का सीन शूट हो रहा था। कॉलेज के लड़के वहीदा रहमान पे फप्तियां कसने लगे, छेड़ने लगे आवाजें देकर। यूनिट के लोगों ने उन्हें समझाया कि आप लोग खामोशी से शूटिंग देखें, लेकिन ये लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 2-4 पुलिस वाले भी वहां थे, लेकिन कुछ नहीं बोले वो। उन्हें लगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स का सामना कौन करे। धर्मेंद्र ये सब कुछ खामोशी से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लड़कों ने वहीदा रहमान के लिए अश्लील शब्दों का उपयोग करना शुरू किया, धर्मेंद्र गुस्से में बढ़े उन लड़कों की तरफ और उनमें से 2 को पकड़कर झापड़ रसीद कर दिए। धर्मेंद्र को ऐसा करते देख यूनिट के लोगों की भी हिम्मत आ गई और उन्होंने भी लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। पासा पलटता देख शरारती बदतमीज लड़के भाग खड़े हुए। अगले दिन यूनिट के लोगों को डर था कि कहीं वो लड़के कुछ और साथियों को लेकर सेट पर दंगा फसाद न खड़ा कर दें। पूरी यूनिट अलर्ट थी। दोपहर के वक्त यूनिट के लोगों ने देखा कि 200-300 स्टूडेंट का झुंड उनकी तरफ चला आ रहा है और साथ में आगे आगे कोई और भी आदमी है। यूनिट के लोग डर गए, घबराहट और तनाव हो गया। लेकिन जब वो लोग पास आए तो नजारा कुछ और था। वह आगे आने वाला आदमी प्रिंसिपल था उन स्टूडेंट्स का। प्रिंसिपल उन लड़कों को साथ लेकर आए थे जिन्होंने कल बदतमीजी की थी। वो इसलिए आए थे कि लड़के अपनी गलती के लिए सबके सामने माफी मांगे, और ऐसा ही हुआ। उन लड़कों से प्रिंसिपल ने सबके सामने माफी मंगवाई। रूपा सिंह कैसे बनी रीना रॉय बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। स्वागत है एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम के प्रोग्राम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में। बात होगी 1971 की। निर्देशक BR इशारा रूपा सिंह नाम की एक लड़की को लॉन्च कर रहे थे। फिल्म का नाम रखा था जरूरत। BR इशारा को लड़की का काम तो बहुत अच्छा लगा, मगर लड़की के नाम को लेकर वो थोड़े से परेशान थे। उन्होंने उस लड़की को समझाया कि स्क्रीन पर तुम्हारा नाम रूपा नहीं चलेगा। इस नाम को सुनकर यूं लगता है जैसे चंबल के किसी डाकू का वर्णन हो रहा हो। लड़की ने भी उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि आपको जो नाम ठीक लगे वो रख लीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। काफी सोच विचार करने के बाद BR इशारा ने उस लड़की का नाम रखा रीना। सिर्फ रीना, आगे पीछे कुछ नहीं, कोई उपनाम नहीं, कोई सरनेम नहीं। सबको ये नाम पसंद आया और ये तय हो गया कि रूपा सिंह अब रीना के नाम से जानी जाएंगी। इत्तेफाक देखिए कि जब फिल्म के टाइटल्स बने तो न जाने किसकी चूक की वजह से रीना शब्द के आगे नाम जुड़ गया रॉय, रीना रॉय। ये अनइंटेंशनल था। कम बजट की फिल्म थी, प्रिंट बन चुके थे, टाइटल शूट हो चुके थे, इसलिए रीना के साथ लगा रॉय हटाना नामुमकिन। दूसरे फिल्म जब रिलीज हुई तो हिट भी हो गई। अब रीना को लगने लगा कि रॉय शायद उनके लिए लकी है, इसलिए इस रॉय को रीना ने हमेशा के लिए अपना लिया और यूं बन गई रूपा सिंह
रीना रॉय। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें फोन पर अपने श्रोताओं से करेंगे उनके दिल की बात। बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हेलो अनु जी, मैं अदिति बोल रही हूँ इलाहाबाद से। और मेरा सवाल ये है कि एक कोई रियलिटी शो था जिसमें आपने एक अपने को जज के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, क्योंकि उन्होंने किसी कंटेस्टेंट को कम नंबर दिए थे क्योंकि कंटेस्टेंट ने एक पेट्रियोटिक गाना गाया था। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था? अदिति, बहुत पुरानी बात आपने छेड़ दी। वो जज जो हैं, को जज, वो बहुत अच्छे हैं, मित्र भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को भी बहुत प्यार करते हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, वो पुरानी घटना थी, हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मुझे भी और उनको भी। हाँ, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि किसी भी कार्यक्रम में कोई भी चैनल हो, मैं हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को प्रेरित करता हूँ देशभक्ति के गीत गाने के लिए। आपको एक याद दिलाना चाहूँगा, एक लाइन मैंने एक फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका निभाई थी। सजाए काला पानी उस फिल्म का नाम है, डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने। सो मैंने वीर सावरकर की एक कविता, मराठी कविता को हिंदी अनुवाद कर लिया और उसी का एक सीन बना दिया, डायलॉग बना दिया। तो सीन कुछ ऐसा है कि वीर सावरकर जब काल कोठरी से बाहर निकलते हैं, उसके बाद जेल के कुछ इनमेट्स हैं जिसमें 2 हीरोज भी शामिल हैं, वो इनसे पूछते हैं कि दादा, ये दिन आपने कैसे बिताए? ये जो टॉर्चर के दिन थे काल कोठरी में, अंधेरे में, यंत्रणा के, यातना के दिन कैसे बिताए? तो जो डायलॉग है वो दरअसल में एक कविता है जिसको ट्रांसलेट करके मैंने हिंदी के डायलॉग बना दिए। वो डायलॉग है कि अत्याचार और यंत्रणा के दमघोटू माहौल में, अत्याचार और यंत्रणा के दमघोटू माहौल में जीवन और आशा की केवल एक ही किरण दिखाई देती थी। वो था मेरी कोठरी के बाहर चिड़ियों का चहचहाना और बुलबुल की बोली। वो था मेरी कोठरी के बाहर चिड़ियों का चहचहाना और बुलबुल की बोली। कोई इनको सुनता तो यही कहता कि जिसकी कोठरी के बाहर बुलबुल भी देशभक्ति के गीत गाता हो, वो कोठरी तो वीर सावरकर की होगी। सो देशभक्ति के कौमी तराने, मादरे वतन के लिए, मातृभूमि के लिए जो भी तराने गाएंगे, वो तराना बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के सुपरहिट गीत हैं जिनके ऊपर रिकॉर्डिंग कंपनी करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं। सारे लोगों के धन और बिजनेस और सब कुछ कुर्बान है एक देशभक्ति के गीत के ऊपर, यह अन्नू कपूर कहता है। आप कहें सुनने वाले माने या ना माने, परंतु एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे लिए भारत माता, मां भारती ही सर्वोच्च है। उसकी बलिवेदी के ऊपर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। पेश खिदमत है, दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज हम याद करेंगे मैकमोहन को, मैकमोहन के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा अभिनेता मैकमोहन को। मैकमोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 में हुआ लाहौर शहर में। असली नाम था मोहन मखीजानी। देश विभाजन के बाद उनका परिवार आ गया लखनऊ। मैकमोहन को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट का भी बहुत शौक था। बीए ऑनर्स करने के बाद क्रिकेटर बनने का सपना लेकर वो 60 के दशक में आ गए मुंबई। लेकिन क्रिकेटर बनने की बजाय वो रंगमंच से जुड़ गए। उनके दिल में एक्टर बनने की तमन्ना जाग उठी थी। शुरू में उन्होंने कुछ वक्त इप्टा में काम किया, फिर फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखने के लिए दाखिला ले लिया। फिल्मालय से निकलकर वो चेतन आनंद के असिस्टेंट बन गए। 1964 में चेतन आनंद ने फिल्म हकीकत में मैकमोहन को एक रोल भी दिया। मजेदार बात यह है कि फिल्मों में उनकी शुरुआत ब्रजमोहन नाम से हुई, ब्रजमोहन, पर उनके दोस्त उन्हें मोहन मखीजानी की जगह मैक या मैकी कहकर बुलाते थे। इसीलिए फिल्म जगत में वो मैक के रूप में मशहूर हो गए। कुछ फिल्में उन्होंने मैक के नाम से की और 1973 में आई
शरीफ बदमाश से उनका फिल्मी नाम हो गया मैक मोहन। आगे चलकर मैक मोहन ने हंसते जख्म, हीरा पन्ना, प्रेम कहानी, अनहोनी, हिमालय से ऊंचा, मनोरंजन, रफू चक्कर, विश्वनाथ, छैला बाबू, जानी दुश्मन, लहू के दो रंग, कर्ज, कुर्बानी, धर्म कांटा, हादसा, नाखुदा जैसी तकरीबन 200-250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। यूं तो मैक मोहन ने बड़े और छोटे सभी रोल किए, मगर जिस रोल में उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान मिली, शोहरत मिली, वो था शोले के सांभा का रोल। हिंदी के अलावा मैक मोहन ने पंजाबी, हरियाणवी, बांग्ला और दक्षिण की फिल्मों में भी काम किया। एक वक्त था जब मैक मोहन इतने बिजी थे कि 2-2 शिफ्टों में काम करते थे। 2009 में उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 10 मई 2010 को मैक मोहन स्वर्गवासी हो गए। उनकी याद में आज हमने ये सेगमेंट पेश किया, दिल ने फिर याद किया। आज जबलपुर से शब्बीर सजावल ने पूछा है कि क्या अशोक कुमार की फिल्म परिणीता के म्यूजिक डायरेक्टर अरुण कुमार गोविंदा के पिता? आपके सवाल का जवाब बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। जबलपुर के शब्बीर सजावल ने पूछा है कि क्या अशोक कुमार और मीना कुमारी अभिनीत फिल्म परिणीता के संगीतकार अरुण कुमार अभिनेता गोविंदा के पिताजी हैं? नहीं शब्बीर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने गलत सुना है। गोविंदा के पिता का नाम भी अरुण कुमार था, लेकिन वो अभिनेता थे, ना कि परिणीता के संगीतकार। जिन अरुण कुमार की आप बात कर रहे हैं वो गायक और संगीतकार थे, और वो अशोक कुमार के मौसेरे भाई भी हुआ करते थे। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म निर्मला, उसके बाद कंगन, झूला, किस्मत, ज्वार भाटा फिल्मों में गायन और बाद में परिणीता और समाज में संगीत निर्देशन भी किया। और अब बात गोविंदा के पिता अरुण कुमार की। उन्होंने महबूब खान की फिल्म एक ही रास्ता से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद आज़ाद, औरत, कंचन जैसी दर्जनों फिल्मों में वो नजर आए। 1950 के बाद उन्होंने प्रोडक्शन में कदम रखा और बलराज साहनी, निरूपा रॉय और उषा किरण को लेकर फिल्म बनाई औलाद। फिल्म फ्लॉप हो गई, वो आर्थिक परेशानियों में घिर गए और फिल्मों से दूरी बना ली। तो ये था आज की महफिल का लुब्बे लुबाब। आज की महफिल को यहीं अंजाम देना चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी आप सबसे। सुहाना सफ़र यानी कि दिल बहलाने की जगह, वो महफिल जहाँ गाने भी हैं, दास्तानें भी हैं। बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने 2 सालों में बेइंतहा मोहब्बत से हमें नवाजा है, और उम्मीद करता हूँ यही मोहब्बत सदा हम पर बरसती रहे। ये प्रेम की वर्षा कभी रुके ना, यही प्रार्थना, यही विनती है। दुआओं में याद रखें। चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।